जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि स्रोतों के आधार पर इसको तीन भाग में बांटे थे। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ लें, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। तो जो भी पहले प्रागैतिहासिक काल का वीडियो को नहीं देखें वो सबसे पहले जाके प्रागैतिहासिक काल को वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधैतिहासिक काल, और अधैतिहासिक काल को हम लोग क्या करेंगे, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, यानी कि खंड बाय खंड, यानी कि स्टार्टिंग से जीरो से लेके एकदम हीरो तक पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन हम लोग को क्या हो, डाउट ना हो। और हम लोग मतलब इतिहास मतलब ये होता है समझना, क्या करेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, प्राचीन भारत के स्रोतों के अनुसार से इसको क्या किया था, तीन भाग में बांट दिया था। कितने भाग में बांटा था, तीन भाग में। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अधैतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए इतना ही हम लोग को पढ़ना है, पूरा इतिहास क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल, इसमें तो मतलब ना लिखने ना लिपि और ना ही चित्र, दोनों से क्या था, परिचित नहीं थे। यानी कि एक भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या थे, एक नंबर का बकलोल थे। क्या थे, एक नंबर का बकलोल, यानी कि जंगल में रहते थे, मस्ती से कोई टेंशन नहीं था। तो ये सब हम लोग क्या किए, पीछे वाला वीडियो में पढ़ लिए, तो पीछे वाला वीडियो जाके देखिए। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। अधैतिहासिक काल में, अच्छा इसमें तो एक नंबर के बकलोल मतलब वो थे, और इसमें क्या किए, हम लोग को बकलोल बना दिया। कैसे बना दिया हम लोग को बकलोल, ऐसा शब्द को लिखा है आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए ना, बिल्कुल चाइनीजबाजी सम। तो अब क्या लिखा नहीं लिखा है, तो ये सब क्या खुदाई के अनुसार से क्या क्या मिला है, सिर्फ ये हम लोग क्या किए, अंदाजा लगा सके। तो अधैतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा हुआ भी मिला, चित्र भी मिला, इसको पढ़ सकें, अच्छा से समझ सकें, सब किसमें, ऐतिहासिक काल में। तो इसमें आता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और एक आधुनिक इतिहास आता है, वैदिक काल से आगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे अच्छा से पढ़ेंगे। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अधैतिहासिक काल। क्या पढ़ रहे हैं, अधैतिहासिक काल। तो अधैतिहासिक काल को हम लोग अच्छा से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अधैतिहासिक काल। अच्छा, क्या है, अधैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। तो अधैतिहासिक काल को सबसे पहले जानेंगे कि ये जो अधैतिहासिक काल था, इसमें एक ऐसा लिपि मिला हम लोग को कि आज तक हम लोग क्या किए, पढ़ ही नहीं पाए। मतलब अधैतिहासिक काल को एक लैंग्वेज बोलेंगे चाइनीजबा, याद रहेगा, चाइनीजबा, यानी कि हम लोग को ही बुड़बक बना दिया, आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है, ये विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। क्या है, विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है। अच्छा, ये विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इसकी जो गिनती आता है वो क्यों आता है, चलिए हम लोग अभी आराम से पढ़ते हैं। तो ये प्राचीन विश्व के सबसे मतलब विश्व में जितना भी प्राचीन सभ्यता है उसमें ही सिंधु घाटी सभ्यता का भी काउंटिंग होता है। अच्छा, ये जो था, ये जानकारी हम लोग को पहले नहीं था। ये हम लोग सबसे पहले हम लोग मान रहे थे वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मान रहे थे, लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ कि जगह जगह पर मतलब विभिन्न जगहों पर खुदाई हुआ, और जिससे पता चला कि नहीं, वैदिक सभ्यता हम लोग का प्राचीन सभ्यता नहीं है। क्या है, वैदिक सभ्यता हम लोग का प्राचीन सभ्यता नहीं, हम लोग का प्राचीन सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐसा मतलब निर्णय होकर निकला कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का ही प्राचीन नहीं, विश्व के चार प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। अच्छा, विश्व के चार प्रमुख सभ्यताओं में से एक कौन कौन सा है, तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया, और तीसरा आता है मिस्र की सभ्यता, और चौथा हम लोग का आता है भारत की सभ्यता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है वो खोज होता है। खोज यानी कि कौन इसको खोजा है, कौन कौन सा वैज्ञानिक या पुरातत्व विभाग मिलकर इसको खोज किया है। आगे हम लोग देखेंगे काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी टाइम टेबल, कब इसका खोज हुआ, कौन कौन सा वैज्ञानिक मिलकर खोजा, यानी कि मतलब तर्क क्या क्या रखा गया। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे नामाकरण मतलब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, मतलब इसका नाम क्यों रखा गया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग विदेशी मत। अच्छा, विदेशी मत का मतलब होता है तर्क, पता कि कौन कौन सा विदेशी वैज्ञानिक पुरातत्व विभाग वाले थे जो अपना तर्क रखे थे। उसके बाद
देसी मत वालों भी अपना तर्क रखने के, अपना देश वाले भी अपना तर्क रखे, तर्क के अनुसार से निर्णय लिया गया कि नहीं ये कैसा सभ्यता है नहीं है। उसके बाद विशेषता, अच्छा इसका विशेषता, विशेषता का मतलब होता है गुण, क्या होता है गुण, इनके अंदर क्या क्या गुण था, वो कैसा था, देखने में किस तरह लग रहा था, जो भी था सिंधु सभ्यता, नहीं सिंधु सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं, किसी और के बारे में मत समझ आइएगा, कि किस तरह वो देखने में लग रहा था, उनकी गुण क्या थे, उस तरह मतलब जो भी आदमी उसमें निवास करते थे उनकी कला क्या था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी खोज। अच्छा सबसे पहले नंबर में आ रहा है चार्ल्स मेसन। ये जो चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में, अच्छा उस समय जो था ब्रिटिश का दौर चल रहा था, क्या चल रहा था ब्रिटिश का दौर, और चार्ल्स मेसन जो है मतलब पाकिस्तान के दौरा करने, पाकिस्तान घूमने के लिए गए, तो उनको ये पता चला कि यहाँ पर मतलब कुछ कुछ स्थल के बारे में पता चला, ये पूर्ण रूपेण उसको पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, तो थोड़ा सा इनको जानकारी से मिला, ये नहीं कह सकते कि इनकी खोज ने चार्ल्स मेसन ने की थी, तो थोड़ा सा इनको जानकारी हुआ कि मतलब ये पाकिस्तान में कि वहाँ पे कुछ कुछ मतलब स्थल के बारे में पता चला। उन्होंने एक पत्रिका लिखा, क्या लिखा, पत्रिका यानी कि बुक, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। यही बुक में इन्होंने दर्शाया कि यहाँ पे मतलब कुछ कुछ स्थल वगैरह है, उतना कोई खास ना इग्नोर कर दिया। दूसरा नंबर में आता है वटन बंधु। अच्छा ये वटन बंधु है, इन्होंने इनके कार्यकाल में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, क्या बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन। अच्छा रेलवे लाइन कराची से लाहौर के बीच बिछाया जा रहा था, क्या हो रहा था, कराची से लाहौर के बीच। अच्छा ये जो बटन बंधु है ये दो भाई मिलके, दोनों भाई का मतलब दोनों भाई मिलके यहाँ पे अथी किए थे। तब बटन बंधु का मतलब होता है जेम्स बटन और दूसरा का है कि विलियम बटन है। अच्छा ये कब किए थे, 1856 में, तो एक 1826 और दूसरा का 1856, याद रहेगा। अच्छा ये जो थे माने कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, क्या हो रहा था, रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन जो कराची से लाहौर के बीच, और कराची एक्चुअली में पड़ता है समुद्री तट है, ये क्या है, समुद्री तट है। तो जब रेलवे लाइन की खुदाई हो रहा था तो खुदाई करते करते मतलब ईटा उटा मिलने लगा, मतलब उसके बाद जो एक चित्र था मतलब पशुपति की तरह वो मिला था, तो उनके पास लेके गए, बोले ये देखिए नहीं यहाँ खुदाई करने के बाद कुछ मिल रहा था, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोला अच्छा ईटा उटा मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब ईमानदारी पूर्वक यानी कि होशियारी तरीका से वो रेलवे लाइन को बिछाने में उसका प्रयोग कर लिया। उसके बाद ये भी इग्नोर कर दिया, ये भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो पुरातत्व विभाग, अलेक्जेंडर कनिंघम, अच्छा इसका नाम से हम लोग परिचित हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता या जनक किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इनको ये बात की सूचना मिला किसी तरह से कि नहीं वहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ कुछ चीजें मिल रहा है, कुछ कुछ वस्तुएं मिल रहा है, तो हमको भी वहाँ जाके क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इन्होंने भी गया। उसके बाद इन्होंने कई बार वहाँ दौरा लगाए पाकिस्तान में, कई बार, यानी कि 1853 से लेकर 1856 तक। अच्छा ये अलेक्जेंडर कनिंघम ये क्या थे, हेड थे, ये कई बार क्या किया, दौरा लगाए। दौरा लगाते लगाते मतलब इस अनुसार से देखा जाए कि मतलब उतना कुछ इनको हासिल नहीं हुआ जितना की आवश्यकता था। तो ये कब क्या था, 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने गया, ये भी पूर्ण रूप में सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद जो थे जॉन मार्शल, याद रहेगा जॉन मार्शल 1921 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अच्छा सर जॉन मार्शल, इनका पूरा नाम क्या था, सर जॉन मार्शल। ये कब गए थे, 1921 में। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी दो ठो गए थे। उसके बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद रखालदास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो के खोज किए। इनके नेतृत्व में ये दोनों क्या किए, 1921 में खोज किए थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा सभ्यता के अंतर्गत। रखालदास बनर्जी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता, नहीं दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता, और रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोज किए थे। कब किए थे, 1921 में। और इसकी मान्यता को देखा जाए तो अभी तक इन्हीं को मतलब पूर्ण रूपेण मान्यता दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उनके अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे, रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, याद रहेगा। चलिए इसको तो हम लोग क्या किए, बारीकी से समझ लिए। अब इधर देखते हैं काल। अच्छा जॉन मार्शल जो थे इनका कहना था कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के अंतर्गत वो काल का सभ्यता रहा, लेकिन उतना भी मत नहीं दिया गया सर जॉन मार्शल के। उसके बाद डीपी अग्रवाल ने अपना तर्क रखा, बोला कार्बन 40। अच्छा ये जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है।
एक कार्बन 14 जो है वो जीवाश्म की आयु को निकालता है। जिस तरह हम लोग की आयु होता है, ब्लड की रक्त को मापा जाता है, उसी तरह एक अंत आता है कार्बन 14, ये जीवाश्म जो भी जीवाश्म होता है ना उसकी आयु को निकालता है। तो उस समय जो भी निकला था जीवाश्म वगैरह, उससे उसकी आयु को निकाल कर इन्होंने बोला कि नहीं 2300 से लेकर 1750 बीसी तक वो काल रहा होगा। उसके बाद अलग अलग पुरातत्विक विभागों को उनकी मत को लेकर देखा गया, तो लास्ट में एक निर्णय निकला। वो निर्णय था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये कुछ मतलब इधर ज़्यादा इधर कम है। तो बीसी का मतलब उस समय थोड़ा सा, जैसे बीसी का मतलब उल्टा काउंटिंग होता था, ईसा पूर्व क्या होता था, उल्टा काउंटिंग होता था। तो बीसी याद रहेगा हम लोग को, मतलब बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ये उल्टा काउंटिंग होता था। पहले बड़ा वाला आता था, लास्ट में छोटा वाला संख्या आते जाता था, तो इसी को हम लोग बीसी कहेंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया ये भी। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो 2300 से लेकर 1750 और ऑप्शन में रहेगा, इसको मार देंगे। अगर इसके जगह पर ये नहीं रहेगा 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, टिक लगा देंगे। दोनों सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नामाकरण। अच्छा देखिए, इधर तो कोई डाउट नहीं रह गया, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अधिक बड़ा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 में से 1826 में इनकी दौरा किया था। इनको कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाया और कुछ खास जो सूचना नहीं दे पाया, तो 1826 में इन्होंने अपनी एक पत्रिका में दर्शाया था कि मतलब सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में उतना तो इनको पता भी नहीं था कि सभ्यता है। तो नरेटिव ऑफ जर्नीज में ये ठीक किए थे। बटन बंधु, इनको थोड़ा थोड़ा कुछ ये रेलवे लाइन भाई कराची से लाहौर के बीच कर रहे थे। तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 3-4 बार गए थे, इन्होंने दौरा किया, उनके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर सर जॉन मार्शल ने 1921 में इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किया और अखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोज किए थे। तो इनका कुछ मतलब अच्छी तर्क रहा गया, जो कि इनको हम लोग आगे पढ़ते भी हैं और इन्हीं का पीरियड काल, इन्हीं के टाइम काल को मानते हैं। उसके बाद काल को देखा जाए तो सर जॉन मार्शल ने 3250 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये बताया कि नहीं इतना काल के अंतर्गत वो सिंधु घाटी सभ्यता रहा होगा, लेकिन इनका भी बात उतना ही नहीं रहा। डीपी अग्रवाल का बात को माना गया क्योंकि कार्बन 14 ये प्रूव करके दिखाया कार्बन 40 की पद्धति से 2300 से लेकर 1750 बीसी तक चला होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नामाकरण। अच्छा, नामाकरण जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा होते ही उसका नामाकरण किया जाता है, उनके आधार गुण देके वो पंडित जी भी नाम धर देते हैं। उसी तरह जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। क्या खोजा गया था? हड़प्पा। तो एक नामाकरण जो भी होता है तो हड़प्पा मतलब जो सबसे पहले खोजा जाता है उसके अनुसार से उनके नाम को रखा जाता है। एक मम्मी पापा नाम रखते हैं, वो रखते हैं, तो जो जैसे बच्चा हो जाता है तो बच्चा होता है सबसे पहले पंडित जी नाम रखते हैं ना, राज का नाम। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता जो था तो सबसे पहले जो खोजा गया था उसके आधार पर भी नाम रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या क्या, जैसे ये भारत में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी गांव या तो कोई भी बस्ती जो भी है, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट या तो जो भी स्टेट है, सब जाके किसमें मिलता है? गंगा में मिलता है। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित हो गया। उसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता को पूर्ण रूप से मतलब देखा गया तो वो एक नदी के सिंधु घाटी, सिंधु नदी आता है, सिंधु नदी या तो उनके सहायक नदियों के किनारे ये बसा हुआ मिल रहा था, तो इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये सब तो हम लोग को लिखा हुआ तो मिला नहीं, ये अपने अनुसार से निर्णय नहीं कि पुरातत्व विभाग ने इसको देखा गया, देखने के अनुसार से अनुमान लगाया गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि नील सभ्यता था तो नील नदी के किनारे पाया गया था, इसलिए उसका नाम नील सभ्यता रखा गया था। तो देखा जाए तो इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। लेकिन सिंधु सभ्यता आगे कुछ और सर्च करने के बाद पता चला कि ये सिंधु ही नदी के किनारे नहीं है, एक सरस्वती नदी भी आता था, सिंधु सरस्वती नदी के किनारे। तो ये वाला उतना कोई खास बुक में इसका चर्चा नहीं किया गया, तो इसलिए इसका कम मान्यता मिला। लास्ट में जो सबसे ज्यादा मिला हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले अगर खोजा गया था तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, तो उसी के अनुसार से इसका नाम को क्या धर किया था? हड़प्पा सभ्यता। देखिए मतलब स्टेप बाय स्टेप एक का वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, इस सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब आगे देखिए विदेशी मत, ये समझते हैं कि विदेशी मत क्या हुआ। तब विदेशी मत यानी कि ब्रिटिश वाला जो भी वैज्ञानिक थे, पुरातत्व विभाग थे, उन्होंने अपना तर्क रखा। उसके बाद बोला ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता है। अच्छा, सुमेरियन सभ्यता क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तब विदेशी मत जो है
यहाँ देखते हैं विदेशी मत सुमेरियन सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ेंगे, यहाँ मेसोपोटामिया आता है। क्या आता है? मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, याद रहेगा। मेसोपोटामिया जो कि ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। देखिए एक भी डाउट नहीं रहेगा, हम समझ के स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या पड़ता है? ईरान में। इससे कुछ और आगे आएंगे तो ये एक अफ्रीका जगह है। क्या है? वर्तमान में इसको अफ्रीका बोलते हैं। यहाँ पर एक ये मेसोपोटामिया हो गया। चलिए मेसोपोटामिया हो गया। यहाँ से थोड़ा सा आगे, अच्छा मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है सुमेरिया, सुमेरियन सभ्यता। ये मेरा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है सुमेरियन सभ्यता। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका में पड़ता है मिस्र सभ्यता। क्या पड़ता है? मिस्र सभ्यता। अच्छा ये जो सुमेरियन सभ्यता था, विदेशी मत कौन कौन थे? मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी कोसामी, इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? कि जो सुमेरियन सभ्यता है, वहाँ के लोग यानी कि घर में रहते थे, ईंटे के मकान में रहते थे, वहाँ का सड़कें चौड़ी होती थी, वहाँ नाली पाया गया था, हर एक चीज़ सुविधा नहीं, किचन उचन रूम पाया गया था। तो ये सब के अनुसार से देखते हुए हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोग को क्या हुआ था? मिला था कि ईंटा का घर मिला था, मोहरे मिला था, सड़कें मिली थी, यही सब मतलब लगभग में मैच कर रहा था। तो इनका तर्क को रखा गया। उसके बाद स्थानीय मत आता है। स्थानीय मत में हम लोग का देखा गया ये द्राविड़, याद रखेंगे। तो रखालदास बनर्जी, देखिए रखालदास बनर्जी, वही रखालदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो के खोज के, इन्होंने कहा ऐसा बात नहीं, इन्होंने कहा अरे बकलोलबा, वहाँ अगर उस तरह का मत मिला गया, लेकिन दोनों में क्या है अंतर है? वहाँ ईंटे का मकान था, सड़कें चौड़ी थी, लेकिन सड़कें वहाँ पर चौड़ी पा रही थी, तो यहाँ पे सड़कें क्या हुआ? छोटा पा रहा था। वहाँ पर भी नाला पा रहा था, यहाँ पर भी नाला पा रहा था, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। वहाँ मोहर कुछ और है, यहाँ का मोहर कुछ और है। इसका मतलब नहीं है कि दोनों मतलब ईंटा का मकान मिल रहा है, ये मकान तो वहाँ का ही सभ्यता होगा। तो उतना मतलब दोनों का तर्क देखते हुए निर्णय लिया गया कि नहीं, इन्हीं का बात क्या है? सही है। तो वो जो थे वो क्या थे? द्राविड़ थे। रखालदास बनर्जी ने इनके बात को रखा। उसके बाद आर्य, अब बीच में कौन टपक गया? आर्य, ये टी.एन. रामचंद्र और दूसरा था लक्ष्मण पुसालकर। ये अब बीच में टपक गया। ये बोला है रखालदास बनर्जी, इधर मेरा भी बात को सुनो। अब इन्होंने क्या बोला? बोला नहीं, वो आर्य सभ्यता थे। तो आर्य सभ्यता थी, आर्य लोगों ने आके यहाँ पे बसे थे। तो फिर रखालदास बनर्जी बोला कि तुम तो एक नंबर का बकलोल है। जब आर्य जो थे वो वैदिक काल में आए थे। अब वैदिक काल में जब आए थे, यानी कि सबसे प्राचीन तो मेरा क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसके बाद वाला प्राचीन क्या हुआ? वैदिक सभ्यता हुआ। तो जब पहले आकर वो ईटा वाला मकान में रह रहे थे, सब चीज मतलब शहर की तरह था, तो फिर वैदिक काल में आके वो झोपड़ी में कैसे रहने लगे? तो बोला नहीं, आपका भी बात सही है। तो वो तो बकलोल वाला बात कर दिया। तो इनका भी उतना कोई खास बात को नहीं माना गया। तो सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया इनकी बात को, रखालदास बनर्जी की। तो समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं विशेषता। अच्छा इसकी विशेषता क्या थी? सबसे पहले समझते हैं इसकी विशेषता। अब इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इन्होंने 1841 में 1826 में एक पत्रिका लिखा, नरेटिव ऑफ जर्नी। इसी में ये सिर्फ दर्शाया गया, उन्हें सभ्यता के बारे में उतना कोई खास नहीं दिया। तब बटन बंधु 1856 में दो भाइयों मिलकर क्या कर रहा था? रेलवे लाइन की भाई कुछ काम कर रहे थे, उसी के बीच ईटा उटा मिला। तो इन्होंने क्या किया? बहुत आराम से ईटा उटा को मतलब रेलवे लाइन में जोड़ने का काम कर लिया। उसके अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला, इन्होंने मतलब पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग है। इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा दौड़ लगाए 3-4 बार, यानी कि 1853 से लेकर 56 के बीच में इन्होंने खोज किया, लेकिन इनको भी उतना कुछ हासिल नहीं हुआ जितना चाहिए। उसके बाद आता है सर जॉन मार्शल। इन्होंने मतलब जो हम लोग को चाहिए ना कि जो इतिहास के लिए, उन्होंने ये हासिल किया 1921 में। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी आते थे। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो इन्हीं की मान्यता को दिया गया है। उसके बाद काल के अनुसार देखा जाए तो 32 से 50 सर जॉन मार्शल ने बोला था, डीपी अग्रवाल 2300 से 50, जो कि इनका मत को रखा गया था। उसके बाद नामाकरण में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंध नदी के किनारे पाया जाता था, इसलिए ये दोनों का ज्यादा दिया गया। ये बहुत कम मिलता है हम लोग को। उसके बाद विदेशी मत में रखालदास बनर्जी को दिया गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं विशेषता। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे। अब विशेषता में वो सबसे पहले लिखा हुआ है नगरीय सभ्यता। अच्छा नगरीय सभ्यता
भारत के सबसे मतलब भारत के सबसे प्राचीन प्राचीन ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि नगरीय सभ्यता था। लेकिन सबसे प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना, सबसे पुराना होते हुए भी वो क्या था, नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता का मतलब छोटा मतलब गांव रहना, ईटा उटा का मकान रहना, और सड़क उड़क था, मतलब सड़क उड़क बनाया बनाया गया था, एक नगर की तरह था। क्या था, एक नगर की तरह था। अच्छा अभी तक कुल खोजा गया लगभग में 1500, हाँ लगभग अप्रोक्स में रख सकते हैं कि 1500 के लगभग में हम लोग को ये स्थल मिला था। तो कुछ कुछ स्थल आगे देखिए, पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि नगरीय सभ्यता क्या होता है। तो एक नगर के रूप में बसाया गया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगरीय सभ्यता। एक नगर के रूप में इसको क्या क्या बसाया गया था, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नगरीय सभ्यता। अच्छा कशयुगीन सभ्यता, क्या कशयुगीन सभ्यता, तो कशयुगीन सभ्यता इसको क्यों कहा गया, चलिए समझते हैं हम लोग। तो उस समय जो हम लोग को बर्तन उर्तन मिल रहा था वो कांसा का भी बना हुआ मिला था। जब खुदाई हो रहा था, खुदाई करते इसमें कुछ कुछ कांसा का बर्तन मिल रहा था, जैसे हाड़ी थारी हो गया, खाना वाना पकाने वाला उसके बाद हाथ होथ में कंगन उंगन नहीं पहनता है, जो सभी मिला था कांसा उसा का मिल रहा था, इसलिए इसे कशयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। दे देगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, उसके बाद एक ठो यहाँ से दे देगा ए वाला ऑप्शन और 3 ठो दे देगा इनसे नहीं मिलने वाला ऑप्शन। अगर नगरीय सभ्यता था नगरीय सभ्यता मार देंगे, कशयुगीन सभ्यता था तो कशयुगीन सभ्यता मार देंगे। तो कशयुगीन सभ्यता समझ में आ गया, यानी कि कांसा का बर्तन उर्तन मिल रहा था, इसलिए इसको कशयुगीन सभ्यता बोलेंगे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक सभ्यता, देखिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं, ये तो पहले से हम लोग बता चुके हैं कि एकदम एक नंबर का बकलोल नहीं रहेगा, ऐसा लिपि का वो खोज कर दिए, आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। जिस तरह अभी चाइनीज वाला लैंग्वेज में हम लोग को नहीं समझ में आता है, उसी तरह ऐसा लिपि का खोज किया, आज तक पढ़ा नहीं पाए। अच्छा जिस दिन उस लिपि को पढ़ लेंगे तो आदि ऐतिहासिक भी किसमें चल जाएगा, ऐतिहासिक में इतिहास में गिनती आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसको पढ़ लेंगे। तो इस क्या है, आदि ऐतिहासिक, यानी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। कैसा आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, समझ में आ गया। आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। उसके बाद भाव चित्रात्मक, अच्छा भाव चित्रात्मक का मतलब वही हुआ कि कुछ ऐसे करके चित्र तो बना दिया जो कि आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। आदि ऐतिहासिक को भाव चित्रात्मक बोलेंगे, यानी कि चित्र उत्र दर्शा हुआ था, लेकिन आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कशयुगीन सभ्यता थी। देखिए हम याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कशयुगीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। तो यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ से एक ये वाला। उसके बाद देखेंगे शांति प्रिय। अच्छा जब भी खुदाई हो रहा था, क्योंकि खुदाई से हम लोग को पता चला, तो खुदाई से ऐसा पता चला कि ना ऐसा कुछ माहौल इतिहास, ना ऐसा कुछ माहौल था जो कि युद्ध वगैरह होता है, लड़ाई उड़ाई होता है कि हम लोग को मिला। एक्चुअली मैं पढ़ा तो नहीं गया उनका लैंग्वेज को, तो उतना तो कोई खास पता नहीं चला। तो इतना तो ये पता चला, जैसे इतिहास में पढ़ेंगे सम्राट के बारे में, कि लड़ाई करते थे वो, वहाँ के क्या करते थे, मगध पर राज कर लिया, यहाँ पर राज कर लिया, लड़ाई उड़ाई करके काट उठ के। तो ऐसा कुछ हम लोग को मिला नहीं जिससे हम लोग बोल सकते ये शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या प्रिय सभ्यता थी, शांति प्रिय। तो सिंधु घाटी शांति प्रिय सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर ये आता है व्यापार प्रधान। अच्छा व्यापार प्रधान, लोथल में एक बंदरगाह मिला, क्या मिला, बंदरगाह। लोथल में जब बंदरगाह मिला, लोथल में क्या मिला, बंदरगाह मिला। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो बंदरगाह मिला तो क्रिकेट खेलने के लिए तो नहीं मिला होगा, बंदरगाह जो मिला वो क्रिकेट या कबड्डी या लुका छुपी खेलने के लिए तो नहीं मिला। बंदरगाह से व्यापार होता था दूसरे देश में, कहाँ कहाँ होता था, तो ये हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, मान लेते हैं क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से व्यापार होता था सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया, कहाँ होता था, मेसोपोटामिया। ये पड़ता अभी वर्तमान में पड़ता है ईरान में, कहाँ पड़ता है, ईरान में। यहाँ से व्यापार यहाँ होता था, फिर यहाँ से व्यापार हम लोग को यहाँ होता था। अभी वर्तमान में क्या पड़ता है, अफ्रीका में। ये क्या है, मिस्र सभ्यता है। मिस्र सभ्यता वर्तमान में अफ्रीका में पड़ता है। ये सुमेरियन सभ्यता जो है वो कहाँ पड़ता है, ईरान में, नहीं अभी वर्तमान में ईरान में पड़ता है। इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो ये क्या था, व्यापार प्रधान था। पहले देखा जाए, अगर इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रयोग ऐतिहासिक काल में, तो कृषि प्रधान मिल रहा था। लेकिन एक सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा सभ्यता है जो कि हम लोग को व्यापार प्रधान सभ्यता में देखने के लिए मिल रहा था। समझ में आ गया, क्या मिला था, व्यापार प्रधान सभ्यता। उसके बाद विस्तृत सभ्यता। देखिए विस्तृत सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं विस्तृत सभ्यता के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा समझाना है। देखिए विस्तृत सभ्यता
जब सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब आराम से खोजा गया, धीरे धीरे करके खोजा गया, तो वो बहुत बड़ा विस्तार रूप में मिल रहा था। किस तरह मिल रहा था? विस्तार रूप में, यानी कि एक यहाँ मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखा जाए तो लगभग में 13,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला था। यानी कि एग्जिट रूप जो था 12,099, पूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो 12,99,600, मतलब कुछ इसी तरह था। मतलब आप अप्रोक्स में याद रखिए ना, 13,000 ये वर्ग किलोमीटर में क्या था, फैला हुआ था। उसके बाद देखिए इसका आकार को अगर देखा गया तो लगभग में कुछ त्रिभुजाकार मिल रहा था। क्या मिल रहा था? त्रिभुजाकार, यानी कि इसको पिज्जा बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला इसको क्या बोलते हैं? पिज्जा वाला। अब हिंदी मीडियम वाला तो समझ में नहीं आएगा, तो वो याद रखेंगे समोसाकार। क्या याद रखेंगे? समोसाकार। इंग्लिश मीडियम वाला को याद रखना है पिज्जाकार, और हिंदी मीडियम वाला को समोसाकार, याद रह जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। तो ये मतलब बहुत विस्तार रूप में फैला हुआ था, इसलिए इसको विस्तारित सभ्यता भी कहेंगे। उसके बाद ये त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। अब ये जो होता है प्रमुख स्थल और इसका जो भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये समझ में आ गया? चलिए।